सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप। तो अब हम शुरू करेंगे। ये बुक है फिज़ियोलॉजी की, मेडिकल फिज़ियोलॉजी की। तो मैंने इसका शॉर्ट्स में ना डाला हुआ था इंट्रो कि हम इस बुक के ना सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज सारे चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल में जितनी वीडियोस मिलेंगी चैप्टर वाइज मिलेंगी, और उस चैप्टर में से मतलब फुल चैप्टर एक वीडियो में सारा चैप्टर कवर किया जाएगा, वट एवर द लेंथ ऑफ द वीडियो इज़, चाहे वो 25 मिनट में हो, 30 में, 35 में, चाहे 15 मिनट में हो। ठीक है, और उस चैप्टर में से भी अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको हम टॉपिक को अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 1 है जनरल फिजियोलॉजी। ये बुक है मेडिकल फिजियोलॉजी, के सैब्युलिंगम की है, लिखी हुई है, एंड प्रेमा सैब्युलिंगम की। तो फर्स्ट चैप्टर है सेल। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर सेल के डिस्क्रिप्शन से। तो इसके रिलेटेड शॉर्ट्स जो हैं वो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं सारी। पूरे चैप्टर को शॉर्ट्स में कवर किया जा चुका है। टोटल अराउंड 16 वीडियोज़ हैं शॉर्ट्स की, तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है फर्स्ट चैप्टर की। तो इफ़ यू वांट टू सी द टॉपिक इन शॉर्ट्स वीडियो विद द लेंथ ऑफ 3 मिनट, देन यू कैन गो एंड सी। आप उसे जाकर देख सकते हो शॉर्ट्स में, अगर देखनी है आपको, चैनल पर अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले चैप्टर से, जो है सेल। बुक से पढ़ाया जाएगा, नोट्स मेरे पास हैं तो नोट्स से भी पढ़ा दिया जाएगा बीच में। तो जहाँ पर ज़रूरत होगी आपको समझा भी दिया जाएगा साथ के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, सेल से ही बना है। काफ़ी तरीके के सेल्स हैं बॉडी में, तो वहीं से बॉडी की शुरुआत हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सारी सेल्स की बनी हुई हैं, काफ़ी तरह के सेल होते हैं। और सेल की डेफिनेशन क्या रहती है? इट इज़ डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। जो अगर सेल है ना, तो हम यार इसके साथ हम ना ऐसे लिख के कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। सेल क्या है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर वो भी सेल डिफाइन करता है। और बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, केमिकल फंक्शन, बीपी मेंटेन हो रहा है, शुगर, ये है ना, सारा कुछ, ये सारा सेल ही मैनेज कर रहे हैं। तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अगर एक सेल है, ये इसके बाहर की जो स्पेस है, सेल के बाहर की स्पेस है, इसे क्या क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टडी इट फ्रॉम दिस नोट्स, जो शॉर्ट्स पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ पर भी जाके दे सकते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी। स्पेस जो सेल के बाहर रहती है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं सेल को? मतलब सेल के जो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए अपनी कंटिन्यू फॉर देयर प्रोसेसेस एंड फॉर लिविंग। सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए। और सेल जो है उसकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए ना, वो खुद ही बना लेता है। ठीक है, और सेल में से अगर एनर्जी उसको चाहिए, काम हो रहा है सेल के अंदर, तो CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी वो खुद ही एलिमिनेट कर रहा है। जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो खुद को उसमें से एलिमिनेट कर रहा है उसको। और सेल अपने सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट भी खुद ही मेंटेन कर रहा है। अगर सेल को कोई बैक्टीरिया इन्वेड करता है, ये रेड सेल है, अगर कोई बैक्टीरिया, ब्लैक बैक्टीरिया इन्वेड कर रहा है, तो सेल उसको रिस्पॉन्स भी शो करता है। ठीक है, और सेल जो है डिवाइड भी करता है। ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, फिर एक सेल में ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे माइटोटिक डिवीज़न होती है। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर ये 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर सेल में कट डलना शुरू हुआ, ये 2 न्यूक्लियस है, फिर ये सेल अलग हो गए, 1 से 2 सेल बन गए, इसे माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं। सो सेल रिप्रोड्यूस भी करते हैं बाय डिवीज़न से, ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो उसके बाद आ जाओ टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? देखो, जब सेल है ना, काफ़ी सारे सेल हैं, सेल इकट्ठे होकर ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, ग्रुप बना रहे हैं, और वो ग्रुप जो है सेल्स का, उसे टिश्यू कहा जाता है। अब ये जो ग्रुप बनता है ना, इसके भी फैक्टर्स हैं भाई। जो सेल्स के सिमिलर फंक्शंस हैं, काफ़ी तरह के सेल्स हैं बॉडी में और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन जिन सेल्स के फंक्शन आपस में मैच कर रहे हैं ना, वो आपस में इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेते हैं और टिश्यू फॉर्म कर देते हैं। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू के टाइप्स क्या क्या होते हैं? मेजरली देखो, प्राइमरी टिश्यू ही पढ़ा गया है और वही बताया जाएगा। प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं
कौन कौन से होते हैं प्राइमरी टिश्यूज़? मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब मसल टिश्यू में क्या रहता है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, यही मसल्स है ना बॉडी में। और नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स आ जाते हैं। एपिथेलियल यानी कि स्किन आ गई, स्किन में कौन कौन से सेल्स होते हैं? स्क्वामस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल सेल्स। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? कनेक्ट करता है जो कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये सारे टिश्यूज़ हैं इनमें सेल्स ही सभी में, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो मैंने दी हुई है कि ये देखो, जो अगर मसल टिश्यू है ना, तो मसल टिश्यू में जो भी सेल्स हैं वो मस्कुलर सेल्स ही होंगे। स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक जो भी हों तो मस्कुलर सेल्स ही होंगे, ठीक है। और जो नर्वस टिश्यू हैं, अगर जिन सेल्स का फंक्शन एज अ न्यूरॉन्स वाले सेल्स हैं तो वो इकट्ठे होकर नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। तो टिश्यू में क्या रहता है? मेजरली टिश्यू के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है विद सिमिलर फंक्शन। तो उसके बाद आ जाओ कि ऑर्गन क्या होता है। देखो ये मैं टॉपिक सारे बुक के अकॉर्डिंग कवर कर रहा हूँ। ये सेल था पहला टॉपिक, उसके बाद ये टिश्यू है, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्गन पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गन क्या होता है? देखो जब सेल्स इकट्ठे हुए थे ना कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सभी ने इकट्ठे होकर टिश्यू बना दिया। अब एक ये टिश्यू है कि ये टिश्यू है, इनने इकट्ठे होकर क्या बना देना है? ऑर्गन बना देना है। तो ऑर्गन इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज बड़े थे प्राइमरी टाइप के। अब अगर 2 टिश्यू मिलके भी ऑर्गन बना सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं उसमें टिश्यू, 4 भी इकट्ठे होकर बना सकते हैं, ठीक है। सो 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ऑर्गन भी देखो आगे 2 तरह के होते हैं। एक ऑर्गन होते हैं कि जो ऑर्गन हैं लेकिन अंदर से होलो हैं, खाली हैं। तो कुछ ऑर्गन है जो अंदर से पूरे फील्ड हैं, उसके अंदर स्पेस नहीं है, तो उसकी एग्जांपल भी दे रखी है। होलो ऑर्गन्स अंदर से खाली कौन से हैं? स्टमक है, अंदर से खाली होता है ना जिसमें फूड जाता है। और कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स में क्या आता है? ब्रेन अंदर से फील्ड होता है, तो उसमें जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, वो फील्ड होता है अंदर से। तो ऐसे ही ऑर्गन्स की एग्जांपल दी हुई है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स है बॉडी में। और ये देखो फिर बताया हुआ है टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। उसके बाद आ गया ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन से ऊपर की बात है ऑर्गन सिस्टम कि जो हमने ऑर्गन पढ़े हैं, ठीक है, जो ये सारे ऑर्गन्स हैं, अब जब ये ऑर्गन मिलकर काम कर रहे हैं, हार्ट और ब्रेन मिलकर काम कर रहे हैं ना, हार्ट सप्लाई दे रहा है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ठीक है, हार्ट सप्लाई दे रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहा है, लंग्स ऑक्सीजन दे रहे हैं, तभी हार्ट को ऑक्सीजन मिल रही है, तभी सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल रही है। तो ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं भाई, तो मिलकर काम कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम बना रहे हैं, तो उसे ऑर्गन सिस्टम कह दिया गया। ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। देखो और सिस्टम कौन कौन से बॉडी में? डिजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, मस्कुलर स्केलेटल है, नर्वस सिस्टम है। तो इनका काम क्या है? डिजेस्टिव सिस्टम डिजेशन करेगा, एक्सक्रीटरी क्या करेगा? बॉडी में से अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करेगा, कार्डियोवैस्कुलर ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस की, मेजरली ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर, और ब्लड में सारे कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी बॉडी में से। रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्शन आती है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं। एंडोक्रीन सिस्टम में बॉडी की ग्रोथ होती है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है? एंडोक्रीन मतलब बॉडी के अंदर जो है सिक्रीशंस आ रही हैं सिस्टम से। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बॉडी की मूवमेंट करता है, ये मस्कुलोस्केलेटल हड्डियां भी आ गई, मसल्स भी आ गए, बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में लोकोमोशन हो गया, अगर बॉडी की मूवमेंट हो रही है तो जो दिमाग से कमांड आ रही है वो नर्वस सिस्टम से आ रही है, तो उसमें नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल एक मैंने बनाई हुई है कि जैसे हार्ट है वो ब्रेन को भी सप्लाई दे रही है, किडनी को भी सप्लाई दे रहा है, और किडनी इन रिस्पॉन्स टू दैट ब्लड को फिल्टर कर रही है, तो वो लीवर को भी बट लीवर के साथ मिलकर भी काम कर रही है, इंटेस्टाइन के साथ मिलकर भी काम कर रही है। तो ये एक सिस्टम फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये रहा ना, सिस्टम हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो सेल के बारे में भी पढ़ा ना, जो भी सिस्टम बने हैं, टिश्यू बने हैं, सेल से तो बने ना, इसकी बेसिक यूनिट तो सेल ही है। तो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल में क्या रहता है? सेल बॉडी होती है और सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल बॉडी और सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी में आगे आ जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कह देते हैं। तो सेल बॉडी, अगर ये सेल का डायग्राम है, ये सेल की बॉडी है सारी, ठीक है, सेल की बॉडी है, और इसमें ये जो ब्लू पार्ट है ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो सारा रेड शेड किया हुआ ये साइटोप्लाज्म है। क्या है ये भी बता देते हैं। और साइटोप्लाज्म के बाहर की जो कवरिंग है ना उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बता देते हैं कि कवरिंग जो है उसे सेल मेम्ब्रेन है। फ्लूइड भरा होता है, हर सेल के अंदर ना फ्लूइड भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, तो उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। हर एक सेल के अंदर है ये। और एक सेल का न्यूक्लियस भी होता है, जो इसका क्या है? मैनेजमेंट सेंटर है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस ही मैनेज करता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलो आगे पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो ये बाहर की कवरिंग थी इसकी, तो है क्या सेल मेम्ब्रेन? ये प्रोटेक्टिव शेथ होती है जो सेल की बॉडी को एनवलप करके रखती है।
ये पेन नहीं खुलेगा, ये भी नहीं खुलेगा। सो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था एक, कि जैसे ये पेन होता है ना, सो हाँ ये खुल गया, पर इसका ये बाहर नहीं आएगा। सो लेट्स लीव दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये सेल के अंदर जैसे ये पड़ा हुआ है ना एक पेन का वो होल्ड, तो ये बार होल्डर है उसका, तो वो ये जो होल्डर है ना, ये कवरिंग जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल उसके अंदर पड़ा होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव शेथ है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, ओके। और सेल मेम्ब्रेन क्या रहती है, अगर ये सेल की ये मेम्ब्रेन है ना, तो सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है, सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है। स्टार्टिंग में पढ़ाया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना सेल के बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन अब उन दोनों चीज़ों के बीच में है और उनको अलग कर रही है। तो इट सेपरेट द ECF एंड ICF। और ये सेमी परमिएबल है, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इसको अलग करके बैरियर नहीं है बीच में, इसके बीच में से सब्सटेंस इन एंड आउट हो सकते हैं, इसलिए इसे सेमी परमिएबल कहा गया है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी इसकी, ये बनी किस किस की चीज़ की होती है, वुडन की थोड़ी ना होती, ना आयरन की होती है, ये बनी होती है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। 55% कंपोज होते हैं इसमें प्रोटीन्स, 40% होते हैं लिपिड्स और 5% होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब 55% में प्रोटीन्स में होते हैं इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। लिपिड्स में होते हैं फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, और कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, सेल मेम्ब्रेन बना रही हैं, और इसमें से सब्सटेंसेस इन एंड आउट होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है कि क्यों बनाई है सेल मेम्ब्रेन, ना होती तब भी चलती गाड़ी नहीं, लेकिन इसका कुछ फंक्शन है। पहली बात तो ये कि ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और सिलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को अलो कर रही है अंदर जाने के लिए, कुछ को बाहर। ये नहीं कि सभी जिसकी मर्जी अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, नहीं, उनके कुछ चैनल्स बने हुए हैं, उनके थ्रू अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस नहीं भी आते जाते। सो सिलेक्टिव परमिएबल है। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, एब्जॉर्प्टिव यानी कि ये एब्जॉर्ब करती है बाहर से चीज़ तभी अंदर भेजती है, और अंदर से करती है तभी बाहर भेजती है। एक्सक्रीटरी फंक्शन किया, मतलब सेल के अंदर देखो, अगर सेल के अंदर वर्क हो रहा है ना, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज भी हैं, तो उनको बाहर भी निकालते हैं, इसलिए एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। गैसेज भी यहीं से एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेंटेन सेल साइज एंड शेप, ऑब्वियसली अगर उसकी कवरिंग है तभी तो सेल की साइज और शेप मेंटेन हुआ ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था। उसके बाद आ जाओ जी साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसमें एक ऐड ऑन चीज़ अगर करनी है सेल मेम्ब्रेन का, क्या, चलो उसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि सेल मेम्ब्रेन थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो उसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि सेल मेम्ब्रेन के कौन से स्ट्रक्चर होते हैं ना, लिपिड लेयर क्या करती है, और ये कोलेस्ट्रॉल की लेयर क्या, कार्बोहाइड्रेट की क्या करती है, प्रोटीन की क्या करती है, तो ये उसमें बताया जाएगा भाई सेल मेम्ब्रेन का। अब उसके बाद पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या रहता है कि जेली लाइक मटीरियल, स्टार्टिंग में बताया मैंने कि सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है जेली लाइक, और 80% इसमें वाटर होता है, तो उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है। तो साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें तैर रही हैं। क्या तैर रहा है, ऑर्गेनेलिज तैर रही हैं उसमें, ठीक है। ऑर्गेनेलिज क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं। तो साइटोसोल क्या चीज़ है, साइटोसोल है कि देखो, अगर ये आप पेन को देखो तो इसमें ये इस पार्ट में इंक दिख रही है, इसमें थोड़ा क्लियर पोर्शन है, तो ऐसे सेल के अंदर जो क्लियर पोर्शन दिखता है ना, तो उसे साइटोसोल कह दिया जाता है। और ऑर्गेनेलिज मतलब स्मॉल ऑर्गन। स्मॉल ऑर्गन्स है कौन कौन से, देखो उसके अंदर स्मॉल ऑर्गन्स दो तरह में है। एक तो वो है जिनके आसपास मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे पड़े हुए हैं, और एक वो है जिनके आसपास मेम्ब्रेन है। तो जिनके आसपास मेम्ब्रेन है वो तो है राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। विद लिमिटिंग, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है वो है राइबोसोम और साइटोस्केलेटन, दो ही चीज़ें हैं, बाकियों के पास मेम्ब्रेन है भाई। तो मेम्ब्रेन जिनके पास है वो को क्या क्या चीज़ें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम, प्रोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, स्क्रीटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। हाँ, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। छोटू सा सेल होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखता है वो, उसके अंदर भी देखो ये चीज़ें पड़ी होती हैं, कितनी छोटी छोटी होंगी ये सारी, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है, ज़िंदगी इसी से चल रही है, बंदा इसी से चल रहा है। तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ये जो दो पार्ट्स थे ये ऑर्गेनेलिज के थे जो उसके अंदर तैर रही हैं। साइटोप्लाज्म ये जो फ्लूइड है इसके दो पार्ट है, एक्टो और एंडो। क्या है, इजी है। ये सेल मेम्ब्रेन थी ब्लैक वाली, इसके जस्ट नीचे जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है उसे एक्टोप्लाज्म कह दिया गया, जो डार्क शेड करा हुआ है रेड का। और जो वो एक्टोप्लाज्म डार्क शेड से अंदर न्यूक्लियस तक का जो लाइट पार्ट है वो एंडोप्लाज्म है, तो उसको डिवाइड किया गया है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ठीक है, ये था साइटोप्लाज्म, उसमें ऑर्गेनेलिज आ रही हैं। अब ऑर्गेनेलिज जो इसमें है उसके क्या क्या फंक्शन है भाई, ये भी पता होना चाहिए
क्या क्या फंक्शन है, तो देखो क्या क्या फंक्शन है उसके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो दो टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि रफ वाला रफ ही रहेगा, वो टाइम के साथ साथ स्मूथ भी बन सकता है भाई, और स्मूथ टाइम के साथ साथ वो भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, तो ये इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आगे दो तरह के, रफ और स्मूथ, और रफ और स्मूथ का फंक्शन अलग अलग है। रफ में क्या होता है कि रफ के ऊपर ना राइबोसोम लगे होते हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर है ना, तो इसके वजह से छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं, और ये राइबोसोम की वजह से इसको रफ थोड़ी वो मिलती है ना इमेज, तो इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक आ गया। तो ये करते क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एक बात याद रख लेना कि रफ वाले प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं साथ में। डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेलीज, इसका क्या मतलब है कि देखो ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर काम कर रही है ना, वो कभी ना कभी तो देखो बूढ़ी होनी है, उनका काम बंद हो जाना है। तो जब वो बंद होगा तो उसको रिमूव भी तो करना है वहाँ से, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें अपना रोल प्ले करता है, उनको रिमूव करने में, डिग्रेडेशन करता है। वोर्न आउट मतलब जो खत्म हो रही है। स्मूथ का क्या काम है, देखो रफ प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, स्मूथ क्या कर रहा है, लिपिड्स और स्टीरॉयड की सिंथेसिस कर रहा है। कैल्शियम को स्टोर भी इसी ने कर रखा है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं सेल के अंदर उसको कैटाबलाइज और ख़त्म भी वही कर रहा है, डिटॉक्सीफाई भी ये कर रहा है। रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो ऑब्वियसली अगर वो कैटाबलाइज कर रहा है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, स्टीरॉयड को सिंथेसिस करता है, तो ऑब्वियसली सेलुलर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है अपना ये। तो गोल्जी अपरेटस का क्या फंक्शन है, देखो गोल्जी अपरेटस एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब आपका जैसे वेयर हाउस होते हैं ना ब्लू डार्ट के, शिप काट के, तो वो तो जनरली क्या करते हैं, सामान को लेके डिलीवरी करते हैं सिर्फ, लेकिन गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, ये अगर प्रोटीन बन रहे हैं ना अंदर और लिपिड बन रहे हैं सेल के अंदर, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस समझते हो, उसका जो भी प्रोसेस है वो करना, उसको पैकेज करना, प्रोटीन को पैक करना, उसको लेबल देना भी तू कौन सा प्रोटीन है और तेरा काम क्या है, फिर उसको डिलीवर करना कि तूने जाना कहाँ पर है। कितना बड़ा फंक्शन है गोल्जी अपरेटस का, ये सारा गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है, प्रोसेस, पैकेज, लेबल और डिलीवरी। आगे आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का बहुत ही बड़ा रोल है सेल में। डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेलीज ये भी कर रहा है, लेकिन लाइसोसोम बहुत ही अलग लेवल पे करता है भाई, ये भी कर रहा है लेकिन लाइसोसोम का लेवल अलग गया है। लाइसोसोम के अंदर ही ऐसे एंजाइम है जो ऑर्गेनेलीज को डिग्रेड करते हैं। अगर लाइसोसोम डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, तो लाइसोसोम साथ में अगर सेल में ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है ना, तो उसको भी मैनेज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है सेल में से। कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रीट कर रहा है लाइसोसोम, परफोरिन, ग्रेंजाइम्स, मेलानिन और सेरोटोनिन, जिनका भाई बहुत बड़ा रोल है। सेरोटोनिन क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, बीपी को बढ़ाने में मदद करता है। मेलानिन पिगमेंटेशन दे रहा है स्किन को। ग्रेंजाइम और परफोरिन ऐसे एंजाइम है जो कैंसर के सेल्स को ख़त्म करते हैं, देखो कितना बड़ा फंक्शन है। उसके बाद आता है पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम्स क्या है, चाय पी रहा हूँ साथ में, आपको लग रहा होगा कुछ। पेरोक्सिसोम क्या है, पेरोक्सिसोम भी बड़े हैं स्ट्रक्चर। अब वो फैटी एसिड जो बॉडी में फिर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन किसने करना है, पेरोक्सिसोम से। ऑक्सीजन सेल में आ रही है, यूटिलाइज कौन करेगा, पेरोक्सिसोम करेगी। ग्लूकोनियोजेंसिस मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है पेरोक्सिसोम। प्यूराइन जो है, डीएनए के अंदर प्यूराइन होते हैं, आगे पढ़ेंगे डीएनए भी, उसके अंदर जो प्यूराइन है उसको यूरिक एसिड में डिग्रेड कौन कर रहा है, पेरोक्सिसोम कर रहा है। रोल इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन एंड बाइल एसिड्स। माइलिन पता है क्या, नर्व जो होता है ना, अगर ये नर्वस टिश्यू है ना, ये ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर ये शेथ चढ़ी होती है, एक रोड ऑफ रेनवायर होती है ना, नोड ऑफ रेनवायर, उसके ऊपर जो शेथ चढ़ी होती है ना, ये माइलिन की होती है। माइलिन की शेथ क्या है, नर्वस टिश्यू को प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन करती है और उसकी ना मेंटेनेंस रखती है, तो उसकी फॉर्मेशन पेरोक्सिसोम कर रहा है, देखो कितना बड़ा फंक्शन है। बाइल एसिड, जो लीवर में गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल एसिड होते हैं, बाइल ना मतलब बताएंगे आपको लीवर के चैप्टर में बाइल का कितना बड़ा रोल है बॉडी में, वो एसिड भी पेरोक्सिसोम फॉर्म कर रहा है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का क्या काम है, जब सेल की डिवीजन हो रही है ना, डिवाइड कर रहा है सेल, तो क्रोमोसोम की मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है सेल की डिवीजन में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। मक्खी बहन चली जा। सो पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस मतलब सेल के पास ऑक्सीजन आ रही है, इतने बड़े फंक्शन पढ़ लिए, तो पावर कहाँ से मिल रही है, बैटरी कौन है उसकी, माइटोकॉन्ड्रिया बैटरी उसकी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ये केमिकल कंपोजिशन है, बहन को मना किया था, ये 4-5 आ गई। तो ये केमिकल कंपोजिशन है एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी के रूप में एनर्जी जो है सेल में सर्कुलेट होती है। इनिशिएट एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस भी पढ़ाया जाएगा, इसका लास्ट टॉपिक है ये एपोप्टोसिस चैप्टर का। एपोप्टोसिस क्या, सेल डेथ। देखो सेल बेचारा अगर डिवीजन से रिप्रोड्यूस होकर सेल नया बना है, उसने काम किया है, तो उसकी डेथ भी होगी ना, तो वो डेथ में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है भाई, प्रॉपरली माइटोकॉन्ड्रिया का ही रोल है उसमें। राइबोसोम क्या है, अभी मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मी के ऊपर राइबोसोम लगे, ध्यान से देख लो। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे थे, तो राइबोसोम ही करवा रहे हैं सिंथेसिस की प्रोटीन, ठीक है। साथ में साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब स्केलेटन मतलब उसका ढांचा, तो ये ऑब्वियसली अगर उसका ढांचा है तो साइज एंड शेप साइटोस्केलेटन मेंटेन करेगा, ठीक है, उसकी यही काम है मेन, उसको स्टेबल रखेगा। अब उसके बाद आता है न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। न्यूक्लियस देखो सेल की जितनी भी एक्टिविटी पीछे पड़ी है ना, उसका जो मास्टर मेन न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस ही है भाई, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। देखो मेजरली सेल के अंदर जो काम हो रहे हैं प्रोटीन से हो रहे हैं ना, अमाइनो एसिड से हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पड़ा है, डीएनए, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन है, डीएनए, सारा बताया जाएगा क्या होता है सारा कुछ। तो वो डीएनए से ही आरएनए बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, डीएनए से ही आरएनए बन रहा है, ठीक है। आरएनए जो है वही जो है जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम्स के पास जाता है और वहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। इसके अंदर प्रोसेसेस काफ़ी आ जाते हैं, ये इन शॉर्ट आपको बता दिया। अब एक चीज़ जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि क्रोमोसोम्स और डीएनए में क्या होता है, कई जाने ना इनको बेचारे सेम ही कहते रहते हैं। तो क्रोमोसोम एक बहुत ना उलझा हुआ धागा है, क्रोमोसोम इज़ बहुत उलझा हुआ धागा, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के नीचे जो उसकी छोटी यूनिट है उससे वो है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। इसमें धागे थोड़े सुलझे हुए हैं, थोड़े कम्पैक्ट हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन से नीचे होता है डीएनए, वो फिर हमें क्या दिखता है भाई, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फिर डीएनए में दिखता है। डीएनए से फिर आगे जाके ये आरएनए बन जाता है सिंगल, इसी में अमाइनो एसिड है, यही फिर राइबोसोम में जाते हैं, फिर वो प्रोटीन में अरेंज हो जाते हैं वहाँ पे जाके। तो ये था सारा हमारा फंक्शन ऑर्गेनेलिज का। मुझे पता है आपने भाई 2x पे ही सुनना है तो, लेकिन समझाना तो सारा ही है मैंने। सो न्यूक्लियस क्या रहता है, न्यूक्लियस ये एक सेल है, तो उसके अंदर जो मोस्ट सबसे बड़ी और ऑर्गेनेली है, सॉरी सबसे बड़ी ऑर्गेनेली जो वो न्यूक्लियस ही है, जो सारा काम कर रही है। टोटल सेल वॉल्यूम का 10% इसी ने घेरा हुआ है। सिर्फ आरबीसी रेड ब्लड सेल बॉडी में ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सभी सेल्स में होता है। अब आप कहोगे कि उसका फंक्शन कौन मेंटेन कर रहा है भाई, वो भी बताएंगे, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब कुछ ऐसी टर्म्स है जो न्यूक्लियस के रिलेटेड है, जैसे कि हो गया यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। यूकैरियोट क्या होते हैं, जिन सेल्स में न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोट कहते हैं, जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट यानी कि जिन सेल में एक न्यूक्लियस है, मल्टी मतलब जिन सेल में 2 न्यूक्लियस हैं या 2 से ज़्यादा है। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कैसा रहता है, न्यूक्लियस के क्या क्या स्ट्रक्चरल थिंग्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। सो ये क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग है ना, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस की कवरिंग है। ये सेल था, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अब इसको जूम किया तो ये न्यूक्लियस के पार की कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर फ्लूइड था साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड कौन सा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है। क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। वो बताया ना मैंने आपको पीछे कि क्रोमोसोम से नीचे क्रोमेटिन है और डीएनए से ऊपर है, तो थोड़ा उलझा हुआ है डीएनए जो क्रोमेटिन है। न्यूक्लियोलस क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है राउंड सा, उसे न्यूक्लियोलस कहा गया है। बताएंगे सारा कुछ, डोंट टेक टेंशन, एक्सप्लेन में बताया जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डबल लेयर्ड एंड पोरस इन नेचर। डबल लेयर मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो इसकी ये नहीं कि मेम्ब्रेन एक ही लेयर है, इसकी 2 लेयर की मेम्ब्रेन है, ऐसे और ऐसे, ये 2 लेयर की मेम्ब्रेन है। इट अलोज न्यूक्लियोप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद मेम्ब्रेन है, तो ये कम्युनिकेट कर रही है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा है।
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अकर थ्रू द पोर्स बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ऑब्वियसली कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा हुआ है, फ्लूइड पड़ा है, तो ये मेम्ब्रेन है। और यार मैं पेन मेरे पास है, और ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है। तो इसके इन बिटवीन चेंजेस वो कर रहा है, जैसे यार साइटोप्लाज्म कर रहा था तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर दिया, उसमें सेल मेम्ब्रेन कर रही थी ये सारा कुछ साइड सेल में। तो न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? हाईली विस्कस फ्लूइड है प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियस। इट कंटेन्स डेंस फिब्रिलर नेटवर्क। अच्छा, न्यूक्लियर प्लाज्म में होता क्या है? प्रोटीन ही है। न्यूक्लियो प्लाज्म में प्रोटीन है और न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का पार्ट है, वो भी बताएंगे क्या होता है, वो पड़ा हुआ है न्यूक्लियो प्लाज्म में। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक मटेरियल जो डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो क्रोमेटिन को ना डीएनए हिस्टोन कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये टर्म्स आपने कई जगह पढ़ी होगी। डीएनए हिस्टोन कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? कि वो डीएनए जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक्ड होते हैं। जैसे लेट इट बी लाइक दिस कि ये अगर मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन्स के हैं ना, ये हिस्टोन, तो डीएनए ना जो बेचारा इसके साथ ही पैक्ड होता है। सो इसे यही क्रोमेटिन है, इससे जो है डीएनए हिस्टोन कम्प्लेक्स का नाम दे दिया गया। तो न्यूक्लियोलस क्या रहता है? ये मैंने बताया ना कि आपको ये ट्रेन आती है ना हमारे घर के पास, पटरी है भाई, स्टेशन पास में ही है, तो कोई बात नहीं जाने दो। चलो आपका भी रेस्ट हो गया, थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा। तो न्यूक्लियोलस क्या है कि स्ट्रक्चर पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। राइबोसोम जो हमने पढ़ा है ना, उसकी सब यूनिट्स बनाता है ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। और एक न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है न्यूक्लियोलस, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और न्यूक्लियोलस के अंदर ही क्या पड़ा है? आरएनए और कुछ प्रोटीन। कोई बात नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो ये सेल आ गया, ठीक है, ये सेल के अंदर आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया न्यूक्लियोलस, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे ना हम। तो न्यूक्लियोलस आ गया। अब इसके अंदर ही क्या पड़ा है? अगर न्यूक्लियोलस को हमने यहाँ पे जूम कर लिया ऐसा, इसके अंदर ही आरएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ही कुछ प्रोटीन्स पड़े हुए हैं जो राइबोसोम्स जैसे दिखते हैं। और इसका फंक्शन देखो, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। तो क्या रहता है? ये देखो न्यूक्लियोलस के बाहर डीएनए पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स, है ना, तो यही बेचारा आरएनए बनाता है, अंदर जाता है और वो आरएनए बनता है, फिर उसमें से आरएनए बाहर निकलता है, बाहर जाता है, ठीक है, और राइबोसोम्स के पास जाता है, प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोसेस है सारा, समझाएंगे। अब ये न्यूक्लियोलस में क्या पड़ा है? आरएनए और प्रोटीन। और न्यूक्लियस, अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस के नहीं, ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस के फंक्शन पढ़ रहे हैं कि सेल की एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सारा वही कर रहा है। सेल की डिवीजन न्यूक्लियस के कारण हो रही है, सारा पढ़ लिया हमने। अब ये वर्ड प्रोटीन सिंथेसिस तो अब आपको मुंह पे हो जाने चाहिए। सेल डिवीजन कंट्रोल कर रहा है, आरएनए को न्यूक्लियस बना रहा है, क्योंकि डीएनए उसके अंदर है, डीएनए से तभी आरएनए बनेगा ना, क्योंकि ये है तो सारा न्यूक्लियस के अंदर ही। फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, वो यहाँ से बन रही हैं राइबोसोम की सब यूनिट न्यूक्लियोलस से, लेकिन है तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर, तो वो भी इसका ही काम है। स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, भाई डीएनए या डीएनए के अंदर ही जीन्स पड़े हुए हैं, वही हमारी इन्फॉर्मेशन रख के बैठे हुए हैं अपने पास। सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू एमआरएनए। सो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस लाइक व्हाट के डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये मैंने बताया था ना, ये डीएनए से इधर आरएनए बन रहा है न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए से आरएनए बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पड़ा है। तो वो क्या कर रहा है? कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके पास जो बाहर लेके जा रहा है ना न्यूक्लियस से बाहर लेके जा रहा है राइबोसोम के पास, तभी तो वो सिंथेसिस कर रहे हैं प्रोटीन की। तो वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहा है साइटोप्लाज्म में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली राइबोसोम तो न्यूक्लियस के बाहर है ना साइटोप्लाज्म, तो इसलिए। तो ये थे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, छोटे होते ही पढ़ा देते हैं बच्चों को। डीएनए होता क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके नेम को अगर देखा जाए, डीऑक्सी राइबो निकाल दो, न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लिक एसिड। डी इज़ फॉर डीऑक्सी राइबो शुगर है इसकी, ठीक है, इसकी शुगर है डीऑक्सी राइबो, लेकिन है ये क्या? न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली पता ही है यार, डीएनए के अंदर ही तो इन्फॉर्मेशन पड़ी है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जा रही है, तभी कहते हैं इसका डीएनए मैच नहीं हो रहा। जितने भी क्राइम सीन्स होते हैं उसमें जो क्रिमिनल होता है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, तो मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पड़ी है। इट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम। पीछे पड़ा है डीएनए आरएनए बना रहा है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है,
राइबोसोम में जाके। जीन डीएनए का पार्ट है, वो जीन भी इसी में पढ़ाया जाएगा आपको। डीएनए जो न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस ऑफ सेल इज क्रोमोसोमल डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो मेरे को नहीं पता आपको पता है या नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। सेल देखो, डोंट कंफ्यूज्ड, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। लेकिन 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 सेल के अंदर वही माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पड़ा हुआ है। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है उसे कहते हैं नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। सो बैटरी लो हो रही है तो इसलिए थोड़ा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। सो हाँ, हो गई सेटिंग। नोटिफिकेशन आ गया था, मेरे को पता रिकॉर्डिंग रुक गई, मेरे को लगा पर रुकी नहीं है। और लाइट ओके, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या रहता है, मेरे को लगता है वीडियो लंबी चल जाएगी ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, आप फास्ट करके पढ़ लेना। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, देखो वैसे तो हमें डीएनए दिखता है ऐसा, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है, बैकबोन दिखती है, और बीच में ग्रुप लगे होते हैं। तो इसको हम अगर केमिकली देखा जाए तो ये रेड पार्ट है वो बैकबोन, और ये बीच में इसके ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो एस दिख रहा है ये आपको शुगर दिख रही है, पी आपको फॉस्फेट दिख रहा है। मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, शुगर, फॉस्फेट, और बीच में ये ना ये ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजिनस ग्रुप। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायामिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन, ये इसके नाइट्रोजिनस बेस है। तो शुगर है फास्ट, शुगर कौन सी है, ऊपर पढ़ा हमने स्टार्टिंग में, डीऑक्सीराइबो, यही शुगर है इसमें, ठीक है। तो हर डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये चीज़ होगी, क्या क्या होगा, डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा, और नाइट्रोजनस बेस होगा। ए और जी को कहते हैं प्यूराइंस, टी और सी को कहते हैं पिरिमिडिन्स। ए हमेशा टी के साथ अटैच होगा डीएनए में, सी हमेशा जी के साथ। जी इधर को भी हो सकता है, सी इधर को भी जा सकता है, सी जी भी हो सकता है, जी सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सी के सामने हमेशा जी होगा, ए के सामने टी होगा। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस है। अब ध्यान से सुनो, शुगर के बाद हमेशा फॉस्फेट होगी, फॉस्फेट के बाद फिर शुगर होगी, और शुगर के साथ ही ये ग्रुप अटैच होंगे। अब शुगर और फॉस्फेट और एक ये नाइट्रोजनस जो बेस है ना, ये मिलके, चाहे आप इधर वाला पार्ट लगा लो, चाहे आप इधर वाला पार्ट लगा लो, ये तीन चीज़ें, शुगर, फॉस्फेट और एक ये नाइट्रोजनस बेस, इस तीन चीज़ों को मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड, ये होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ईच चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और एक चेन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे हमें नहीं पता, काफ़ी हो सकते हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। अब जीन क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो जीन क्या है, ये हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा ना, एक न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें बेस कौन सा था, सी, ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर सी, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ए। तो ऐसे जब लगातार, मतलब टोटल बॉडी में ना 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं भाई, अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं, तो उनकी ना कोडिंग कर रखी हुई है। जैसे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है ना, उसका CCA कोड है, प्रोलीन का GGC है। अब जब जब डीएनए में ये कोड आएगा ना, जैसे अब ACC कोड है ना, अब अगर यही मान लो कोड आता है CCA, सी के नीचे फिर सी आ जाता है, उसके नीचे फिर ए, तो कोड बन जाएगा CCA। जब 3 सब्सिक्वेंट कोड इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो वो कोड मिलके एक मैसेज बनाएंगे, ठीक है। तो वो मैसेज जो है ना, वो अमीनो एसिड बन जाएगा। तो अमीनो एसिड जो है वही आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। मतलब अमीनो एसिड इज़ अ लाइक अ मैसेंजर कोड विच रन्स टू द राइबोसोम थ्रू RNA, ठीक है। RNA जाएगा ना राइबोसोम के पास। तो देखो, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन द मैसेज, और कोड, उसमें कोड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। तो जब 3 कोड्स मिल जाते हैं, जैसे आपको बताया, जैसे ये हो गया ACC, ACA, है ना, CA, ऐसे कोड्स होते हैं। तो जब ये कोड 3 इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कहा जाता है कोडोन। 3 कोड मिलके कोडोन बन जाते हैं। हर कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। तो जैसे CCA ग्लाइसिन, GGC प्रोटीन हो गया। तो ऐसे कोड जो हैं वो देखो, मतलब समझ के कोशिश करो समझने की। ये RNA में 2 चीज़ें लगी हुई ना, एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर से लगा हुआ है। सॉरी, डीएनए में ये 2 लगे हुए हैं, इधर से, लेकिन आरएनए में ये लग के एक सिंगल स्ट्रैंड होती है। तो मान लो एक स्ट्रैंड नहीं है आपके पास, ये एक ही है, तो आपको कोडिंग दिख जाएगी ना, यही कोड, इसको आरएनए कह देते हैं। और ये कोड उठ के कहाँ जाएगा, राइबोसोम के पास, वहाँ प्रोटीन बनाएगा। तो वो प्रोटीन किसके बेस पे बनते हैं, इस कोड के बेस पे, जीन के बेस से, ठीक है। होप सो समझ आ गया भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा समझाया आपको। अब देखो उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं,
डू यू वांट टू लर्न आरएनए बिफोर दैट? पहले आरएनए पढ़ लेते हैं, अभी आपको उसके बारे में जल्दी समझ आ जाएगा। तो आरएनए क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था, तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। मतलब इसमें शुगर जो लगी है वो राइबोज लगी है रेदर देन डीऑक्सीराइबो है न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। न्यूक्लियोटाइड वही आपको बताया ना, शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस, तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे। तो इसमें भी काफ़ी न्यूक्लियोटाइड है। ये डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन इसमें शुगर कौन सी लगी हुई है? राइबोस इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस। और ये इसमें एक ही स्ट्रैंड होती है, दो नहीं होती है ऐसे डीएनए में जैसे होती है ना, इसमें एक ही होती है। वेरियस फंक्शन कोडेड इन जीन्स आर कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बाय आरएनए। तो जीन्स आपको बताइए, जीन्स में 3 पेयर मिलके कोड बना रहे थे। वो कोड कौन लेके जा रहा है बाहर? आरएनए। आरएनए बाहर लेके जा रहा है। आरएनए डीएनए से बनता है, तो स्ट्रक्चर क्या क्या आरएनए में? सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। देखो शुगर इसकी राइबोज आ गई, फॉस्फेट ग्रुप वैसे ही रहेगा साथ में, ऑर्गेनिक बेसिस में सेम है, लेकिन यूरासिल आ जाता है थाइमिन की जगह, टी की जगह यू आ जाता है। बाकी एडेनिन, गुआनिन ये सेम ही रहते हैं, साइटोसिन। तो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर चाहिए तो इसका बना सकते हैं इजीली। शुगर सेम ही लगेगी, उसके बाद फॉस्फेट लगेगी, फिर शुगर लगेगी, फिर फॉस्फेट लगेगी, फिर शुगर लगेगी। और शुगर के साथ क्या अटैच रहेगा? ग्रुप अटैच रहेगा ए का, ठीक है, इधर रहेगा सी का, और इधर रहेगा मान लो फिर ए आ गया। इसी ला लो, आपको समझ आएगा। ACC कोड लग गया ना, ACC कोड ऐसे मान लो। अगर फिर इधर इसके नीचे P, इसके नीचे S, और इधर फिर जाके A आ जाता है, तो ये कोड बन गया CCA। तो CCA कोड किसको देगा? एक अमाइनो एसिड बना देगा, जो आपको यहाँ बताया। CCA कोड अमाइनो एसिड बना देगा ग्लाइसिन। तो ऐसा रहता है भाई, ठीक है। तो आरएनए 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? mRNA, tRNA और rRNA। M फॉर मैसेंजर, T फॉर ट्रांसफर एंड R फॉर राइबोसोमल। बहुत इजी है। मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? इट कैरीज जेनेटिक कोड ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म। समझाता हूँ। डीएनए से लेके साइटोप्लाज्म तक mRNA आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें कोड है उसको डीकोड कौन कर रहा है? tRNA। और डीकोड करने के बाद प्रोटीन को असेंबल कौन कर रहा है? rRNA। बहुत सिंपल है। ये देखो एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए पड़ा है, उसी से आरएनए बना है, ठीक है, ऑल राइट। डीएनए ने आरएनए बनाया, और आरएनए में कोड लगे हुए हैं आरएनए में, जिसमें कुछ है, अमाइनो एसिड्स है जो प्रोटीन बनाना है। वो न्यूक्लियस के अंदर सारा प्रोसेस डन हो गया, कोडिंग होगी उसकी। अब न्यूक्लियस से बाहर आना है उसको, तो न्यूक्लियस से बाहर इन्फॉर्मेशन जो आरएनए लेके आ रहा है उसे नाम दे दिया गया मैसेंजर आरएनए। मतलब भाई तू मैसेंजर है, तू इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है बाहर, लेके आ गया। उसके बाद जब राइबोसोम के पास पहुंचना है उसने, तो वहाँ पे जो tRNA है वो डीकोड कर रहा है। मतलब जो वो मैसेज लेके आया ना उसको डीकोड कर रहा है। भाई तू CCA लेके आया, तेरा ग्लाइसिन बनाना है, चल तेरा ग्लाइसिन बना दिया, ग्लाइसिन बन गया। rRNA राइबोसोम के अंदर बैठा हुआ है, ग्लाइसिन बन गया। अब उसने उसको एज अ बुक शेल्फ में जैसे बुक्स लगती है ना, उसको अरेंज करके रख रहेगा फॉर द फ्यूचर यूज़। तो ये था RNA। अब उसके बाद आ जाओ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो जीन्स पढ़ लिया हमने, जीन्स डीएनए के अंदर होते हैं, कोड बने होते हैं। अब अगर कोई जीन एब्सेंट है या कोई डिफेक्टिव है, ठीक है, या फिर जो क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें अगर अब नॉर्मलिटी रहती है तो कोई ना कोई डिसऑर्डर तो होगा ही ना, डिजीज़ तो होगी। तो वो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ अ डिसीज़ और अ कंडीशन दैट अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ जीन या डिफेक्टिव जीन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्या कारण रहेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है? आपको दिख नहीं रहा पूरा ना, क्या कारण होंगे भाई जी कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं? कारण क्या है कि या तो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है, और वो नॉर्मल जीन जैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल जीन सारे इस तरह के हैं, लेकिन एक जीन है जो इस तरह का दिख रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जीन है जो डिफ़र कर रहा है नॉर्मल जीन से। या तो ये इसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस विद इन अ जीन और क्रोमोसोम, उसे कहते हैं म्यूटेशन। मतलब कि चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी कि नॉर्मली जीन्स ऐसे पड़े हुए थे इस अरेंजमेंट में, लेकिन चेंज ऑफ सीक्वेंस हो गया, ये वाला इधर आ गया, इधर हो गया। सिर्फ इस जीन के चेंज होने से डिफरेंस आ जाएगा और बॉडी में फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है म्यूटेशन। क्लासिफिकेशन क्या रहती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की? सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स। बहुत ईजी है। सिंगल जीन डिसऑर्डर यानी कि जिसमें सिर्फ हो रहा है
सिंगल जीन की म्यूटेशन या वेरिएशन आ रही है, इसे मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया या हंटिंगटन जीन। मल्टीफैक्टोरियल यानी इसमें मल्टीपल जीन में वेरिएशन या म्यूटेशन आ रही है। अल्जाइमर डिसीज की या डायबिटीज़ की डेफिनेशन है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ रही है, आइदर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ओके, तो जब क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होता है ना, तो बंदे को हम देखते हैं तो या तो वो फिजिकली या मेंटली थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब स्ट्रक्चर अब नॉर्मेलिटी आती है उसे कहते हैं क्रोमोसोम इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम। क्रोमोसोम की इनस्टेबिलिटी तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। न्यूमेरिकल अगर क्रोमोसोम के नंबर कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर तो क्रोमोसोम कम हो रहा है तो उसे कहते हैं मोनोसोमी। और एग्जांपल आती है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट देखो, अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा है तो एग्जांपल आती है डाउन सिंड्रोम की, वजह से कहते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन बन जाती है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम की, ये ध्यान रखो। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर कौन से हैं? जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, आपको बताया पीछे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, उसमें जब म्यूटेशन होगी तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। ये डिसीज़ के आपने नाम कम ही सुने होंगे, कैन-सैरे सिंड्रोम और लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। कैन-सैरे न्यूरोमस्कुलर है जिसमें कार्डियोपैथी मायोपैथी होती है, और ये जो लेबर हेरिडिटरी है इसमें रेटिना की डीजनरेशन रहती है, थोड़ा विजन में प्रॉब्लम आती है। तो ये थे जेनेटिक डिसऑर्डर। आरएनए आपको पढ़ा दिया गया। उसके बाद आती है सेल डेथ। मैंने आपको बताया सेल डेथ आपको पढ़ाया जाएगा कि सेल बेचारा डिवीजन के साथ नया सेल आया है, उसने काम किया तो बूढ़ा भी होएगा, उसकी डेथ भी होएगी। तो सेल डेथ जो है ना, 3 अलग अलग टाइप से होती है। एक होती है ऑटोफेजी, एक होती है एपोप्टोसिस, एक होती है नेक्रोसिस। तो ऑटोफेजी में क्या रहता है? ऑटोफेजी को ऑटोफेजोसाइटोसिस भी कहते हैं, ऑटोफेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। जी का कोई ऐसा नहीं है, बोलने का लैटिन और यूके यूएस इंग्लिश इसका फ़र्क पड़ जाता है। ऑटोफेगोसाइटोसिस, तो इसमें क्या रहता है? देखो, सेल के अंदर आपको बताया ना ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई होती हैं। तो जब इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो ये इसको एनवलप दे दिया जाता है और ये फॉर्म क्या हो जाता है? ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम एक फॉर्म हो जाता है जिसके अंदर वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज होती है, जिसका फंक्शन ख़त्म हो गया है, वो फॉर्म हो गया। अब जो फॉर्मेशन हुई है सेल के अंदर, तो वो जाके लाइजोम भी पास में पड़ा है, वो लाइजोसोम के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेली है। जब वो अटैच हो गया, जैसे अटैच होगा तो लाइजोसोम के अंदर से एंजाइम निकलेगा और वो उस ऑर्गेनेलीज को ख़त्म कर देगा। अब ख़त्म करने के बाद उसके अंदर जो कंटेंट होगा ना, वो वेस्ट नहीं जाने दिया जाएगा भाई। जो कंटेंट संभालने वाला उसको संभाल के रख लिया जाएगा, और जब नई ऑर्गेनेली फॉर्म होगी ना, तो उसमें वही कंटेंट यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है ऑटोफेगोसाइटोसिस में। एपोप्टोसिस क्या रहता है? इसे सेल सुसाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल का ना अपना फिनोमेना है अपने आप को ख़त्म करने का। ऑटोइम्यून डिसीज़ में यही चीज़ जो है ना प्रमोट हो जाती है ज़्यादा। वैसे बॉडी में चलती रहती है इट्स नॉर्मल, बट जब ओवर हो जाती है तो एबनॉर्मल हो जाती है। तो सेल सुसाइड इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि सेल अपने आप कर रहा है। तो क्या होता है? देखो, एपोप्टोटिक स्टिमुलस होते हैं। लेट मी टेल यू हियर अ थिंग दैट देयर इज एपोप्टोटिक स्टिमुलस। देखो एपोप्टोटिक स्टिमुलस क्या रहते हैं, वो मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। बॉडी में सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। कैसे चल रहा है कि अगर नॉर्मल चल रहा है तो बॉडी में ना पॉजिटिव सिग्नल्स भी हैं। मक्खी बहन चली जा, लाइट के करके आ रही है। तो बॉडी में नॉर्मल चल रहा है, उसके पॉजिटिव सिग्नल्स निकल रहे हैं बॉडी में। क्या निकल रहा है? इंटरल्यूकिन 2 और नर्व ग्रोथ फैक्टर्स। ये बॉडी को ये बता रहे हैं कि बॉडी ठीक चल रही है। अगर इसमें एब्सेंस हो जाती है, अगर इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। पॉजिटिव सिग्नल नहीं रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। एग्जांपल, हरी झंडी और लाल झंडी। लाल झंडी दिखाना मतलब नेगेटिव सिम्टम, हरी झंडी दिखाना मतलब पॉजिटिव। तो अगर गाड़ी चल रही है तो वो फ्लैग कर रहे हैं हरी झंडी, इट मीन्स ऑल इज़ गुड। तो अगर उन्होंने हरी झंडी नहीं फ्लैग करी और लाल भी नहीं करी, इसका मतलब डेंजर भी नहीं है लेकिन कुछ ठीक भी नहीं है, हरी झंडी भी नहीं फ्लैग हुई। तो इट इज़ लाइक दैट, पॉजिटिव सिग्नल, डेंजर का पता नहीं लेकिन पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये एपोप्टोटिक स्टिमुलस है, इंटरल्यूकिन 2। नेगेटिव सिग्नल, लाल झंडी क्या है? डेथ रिसेप्टर लिगेंड, यानी कि बॉडी में TNF अल्फा फैक्टर रिलीज होना, FSL फैस्ट लिगेंड रिलीज होना, ट्रेल लिगेंड रिलीज होना। ठीक है, फास्ट रिसेप्टर, TNF रिसेप्टर, ये सारे रिसेप्टर्स हैं। तो ये रिसेप्टर वो केमिकल के साथ केमिकल इन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। तो ये जब केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ होने शुरू होते हैं
तो उसको नेगेटिव स्टिमुलस मिलता है बॉडी को, नेगेटिव स्टिमुलस मिला तो ये स्टिमुलस ही एपोप्टोटिक स्टिमुलस कहलाते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होगी बॉडी में, कोई स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस बॉडी में रह रहा है, तो वो धीरे धीरे विद टाइम इन स्टिमुलस को फॉर्म करने शुरू कर देते हैं। इंटरल्यूकिन 2 बंद हो जाएगा और TNF अल्फा बढ़ने लगेगा, फास्ट लिगेंड बढ़ने लगेगा। तो जब ये एपोप्टोटिक स्टिमुलस का इनको थोड़ा फील होता है ना कि स्टिमुलस आ रहा है, तब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA पड़ा हुआ है ना, आपको बताया, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही 2 प्रोटीन रिलीज करता है, 2 तरह के, साइटोक्रोम C और SMAC। SMAC सेकेंडली माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेशन ऑफ कास्पेसिस। तो ये भी प्रोटीन का नाम है। 2 प्रोटीन रिलीज़ हो रहे हैं, साइटोक्रोम C और SMAC। अच्छा, तो ये रिलीज़ हो रहे हैं, अपने दिमाग में रखो। अब देखो एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है ना, इसको होने से मतलब अगर ये हो गया तो सेल ख़त्म हो जाएगा। इसको रोकने के लिए इसके ऊपर इसका बैठा हुआ है सर मतलब मास्टर बैठा हुआ है, AIF यानी कि एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर, कि भाई एपोप्टोसिस मैंने नहीं होने दी है, ये ले क्रॉस मार दी, मैं बैठा हूँ, जब तक मैं बैठा हूँ मैं एपोप्टोसिस नहीं होने दूंगा। तो जो ये प्रोटीन रिलीज़ हुआ ना SMAC, ये इस फैक्टर को हटा देगा कि तू चल साइड पे। अगर ये साइड पे हो गया तो ये फैक्टर होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो SMAC रिलीज हुआ तो जो इसके ऊपर AIF बैठा हुआ था उसको उसने इनएक्टिवेट किया और जो SMAC था इसके साथ मिल गया। जब इसके साथ मिल गया तो उसने क्या फॉर्म करा, एपोप्टोसम फॉर्म किया। एपोप्टोसम फॉर्म हो गया तो साइटोक्रोम जो C था ना, उसके साथ इसने मिलके कास्पेसिस एक्टिव कर दिया। यार कास्पेसिस क्या चीज़ है, इट इज़ लाइक प्रोटीएसिस, यू नो प्रोटीएसिस, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, प्रोटीलिटिक एंजाइम। प्रोटीएसिस, अगर प्रोटीन टूट जाएगा DNA खत्म होगा तो सेल डेथ हो जाएगी। तो ये कास्पेसिस एक्टिवेट हो गए एक बार तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये था एपोप्टोसिस। अब नेक्रोसिस क्या रहता है, इट इज़ कॉल्ड सेल मर्डर क्यों, कि सेल नहीं चाह रहा मेरी डेथ हो, लेकिन उसकी हो रही है डेथ। कारण क्यों हो रही है, इसको थोड़ा गर्म करके देखो, हीट यहाँ से जल जाएगा, तो वो आपने मर्डर करा है सेल का। इसको निब के साथ मार के देखो जोर से, इसको आप सेल डेथ कर रहे हो। ठीक है, ब्लेड से काट के देखो, सेल डेथ कर रहे हो। ठीक है, आप सड़क पर गिर जाते हो, ये पूरी चोट आ जाती है, रगड़ जाती है, काला हो जाता है, तो सेल डेथ कर रहे हो। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इसलिए अनप्रोग्राम सेल डेथ कर। अगर जला है, कटा है, छिला है, जो भी हुआ है, क्यों सेल नॉर्मल नहीं रहते, क्यों उसकी डेथ हो जाती है, उसको पढ़ते हैं। जब आपका कुछ जल गया, कट गया, तो जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है ना, इंटरसेलुलर फ्लूइड, वो लीक होना शुरू हो जाता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो लीक होना शुरू हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाता है ना, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हमने पढ़ी इतनी, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्रोक्सोम, ठीक है, ये सारी जो ऑर्गेनेलिज है ना, इसमें से कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू हो जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो फंक्शन बताए थे ना आपको ऑर्गेनेलिज के, तो आपको बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इसमें कैल्शियम का स्टोरेज है। तो जब सेल फटा तो उस SCR जो है ना, उसके अंदर से कैल्शियम निकल के बाहर आ जाएगा, कैल्शियम आयन बाहर आ गए। कैल्शियम आयन और जो ICF लीक हुआ है ना अंदर से फ्लूइड, वो मिल के क्या करेंगे, टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, जहर बनाएंगे जो लाइसोसोम को एक्टिव करते हैं। लाइसोसोम एंजाइम जब एक्टिव होगा तो क्या करेगा लाइसोसोम एंजाइम, आपको एटोफेगी में उठाया, लाइसोसोम एंजाइम ऑर्गेनेलिज को वॉर्न आउट कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो वो एंजाइम उसको ख़त्म कर देगा, तो सेल डेथ हो जाएगी। सेल एडेप्टेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, तो मैंने शॉर्ट्स में कहा था कि इसको थोड़ा इसमें वास्ट करके बढ़ाया जाएगा। तो सेल एडेप्टेशन क्या है कि अगर बॉडी ना, ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेस लिया तो सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल का एक फंक्शन है सेल एडेप्टेशन। अगर सेल कुछ ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस में रहते हैं या फिर इन्वायरमेंटल चेंज में रहते हैं, वो उसको अडॉप्ट कर जाते हैं। लाइक जो नॉर्थन रीजन में रहते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड पे, तो उनकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर गई है कि वो उस ठंड में रह सकते हैं। ठीक है, वो उस ऑक्सीजन की लेस कंसनट्रेशन में रह सकते हैं। हम वहाँ जाएँ, हमारा सांस फूलने लगता है, हमें ठंड ज़्यादा लगती है। वो यहाँ आए तो उनको पसीना ज़्यादा आने लगता है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये जो चेंजेस है ना बॉडी के, ये सेल एडेप्टेशन है भाई। इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण सेल अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कैसे कैसे, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, मेटाप्लाजिया, नियोप्लाज्म। तो एट्रोफी क्या रहता है कि सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। हाइपरट्रोफी क्या रहता है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ देखो हाइपरट्रोफी, देखो आगे 3 तरह की होती है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, कंपनसेटरी। फिजियोलॉजिकल क्या रहती है कि हाइपरट्रोफी, साइज़ इंक्रीज़ हुआ है ना, तो फिजियोलॉजिकल की कोई दिक्कत नहीं है, आप जिम लगा रहे हो रोज़, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी है, स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ बॉडी के सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो जब मस्कुलर सेल्स, आपको बताया ना सेल टिश्यू बना रहे हैं, तो वो स्केलेटल टिश्यू जो है सेल्स के ही बने हुए हैं, तो सेल का साइज़ अगर इंक्रीज़ हो गया तभी आपकी बॉडी में बल्क आया, तो वो था फिजियोलॉजिकल। वेंट्रिकुलर इज़ लाइक
कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स जो हार्ट की हैं उसके साइज़ इंक्रीज़ हो गया, तो इट इज़ बेनिफिशियल अगर एक्सरसाइज से हुआ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल क्या है कि जैसे अगर मतलब प्रोलॉन्ग्ड किसी को हाई बीपी रहता है, ठीक है, वो तो बीमारी होगी ना हाई बीपी, तभी पैथोलॉजिकल बना। हाई बीपी रहने के कारण बॉडी उसके जो हार्ट है ना उसकी वेंट्रिकल्स पर प्रेशर रहा, तो वेंट्रिकल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, तो वो पैथोलॉजिकल हो गया। कंपनसेटरी यानी कि कुछ बॉडी ने अपने आप को ठीक चलाने के लिए कंपनसेटरी तभी हाइपरट्रॉफी करी ताकि बॉडी ठीक चले। इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ऑर्गन का डिसफंक्शन हुआ ना, मतलब ये ऑर्गन का डिसफंक्शन हुआ, तो ये ऑर्गन ओवरलोड लेके उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा कर रहा है। जैसे कि 2 किडनीज़ हैं बॉडी में, 2 किडनीज़ हैं, तो एक का अगर फंक्शन कम हो गया ना, एक का अगर फंक्शन कम हो गया तो दूसरी बॉडी का ब्लड प्योर रहे, बॉडी नॉर्मल चले, उसके लिए ओवरलोड ले लेगी, ठीक है। तो ये था कंपनसेटरी। तो और एग्जांपल अगर लेनी है तो आपको मान लो कि अगर आपकी एक बाजू जिनकी पैरालिसिस में जाती है, तो उनके एक हाथ और बाजू जो है ना वो कम काम करती है, लेकिन दूसरे से वो उतना ही ज़्यादा काम लेना शुरू कर जाते हैं ताकि उनकी लाइफ नॉर्मल चलती है। तो ये था हाइपरट्रॉफी। अब आ गया हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या रहता है कि सेल के नंबर में इंक्रीज़ आना, सेल ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि जैसे प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा मतलब होती है नॉर्मली, ताकि यूट्रस के अंदर एंट्रोमेट्रियल जो सेल्स होते हैं ना उनकी थिकनेस, जो लाइनिंग होती है सेल यूट्रस के अंदर, वो थिक हो सके, तभी नेक्स्ट साइकिल पर वो फिर जो है वो शेड ऑफ होगी। तो ये फिजियोलॉजिकल है कि बॉडी का प्रोसेस है। कंपनसेटरी वही किसी चीज़ को जो कम हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए। तो जैसे कि मान लो कि कोई लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो लीवर ट्रांसप्लांट के बाद हाफ लीवर आपका डैमेज हो गया ना, तो उसको कट कर दिया गया, तो हाइपरप्लेजिया दूसरा जो पार्ट है हाफ, वो हाइपरप्लेजिया करेगा, इंक्रीज़ करेगा सेल, ताकि लीवर की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। पैथोलॉजिकल वही कोई ना कोई फिर कारण आ गया कि जैसे कि जो देखे जिजांटिज्म कि बॉडी की ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो वो पैथोलॉजिकल है कि सेल्स इतने ज़्यादा डिवाइड हो गए कि बॉडी ओवर ग्रोथ कर गई। डिस्प्लाजिया क्या रहता है कि सेल की साइज़, शेप, ये बताने कि जैसे सेल नॉर्मली मतलब पर्टिकुलर शेप के होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डिस्प्लाजिया में कि ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होंगे और उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी, उसके साइज़ भी ख़राब हो जाएगा। मेटाप्लेजिया में किया रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अनदर। इसकी एग्जांपल क्या है कि देखो जो बच्चे होते हैं ना उनकी जो बोन ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट ग्रोथ के लिए कार्टिलेजेस होती हैं बोन के अंदर, मतलब एक बोन के 3 टुकड़े की होते हैं, मतलब बाय बर्थ ही ऐसा होता है, तो धीरे धीरे बोन्स वहीं से बढ़ती हैं। तो वो मेटाप्लेजिया विद टाइम वो कार्टिलेज है वो बोन में चेंज होते हैं, तभी कुछ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, तो उसके बाद आके ग्रोथ रुक जाती है। तो मेटाप्लेजिया इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अनदर। तो इसमें फिजियोलॉजिकल रहता है कि वैसे ही कार्टिलेज इनटू बोन चेंज हो जाती है, ट्रांसफर होते हैं। सो पैथोलॉजिकल क्या रहता है कि जैसे जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं ना, नॉर्मली हमारी जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो है म्यूकस सिक्रेटिंग सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, मतलब ये आप समझ लो कि फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द पैसेज ऑफ द आवर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है। तो लेकिन जो चेन स्मोकर होते हैं वो जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है ना वो नॉन सिलिएटेड हो जाते हैं, तो हार्ड हो जाती है उनकी पैसेज। तो ये आ गया पैथोलॉजिकल चेंजेस में। तो उसके बाद आ गया नियोप्लाज्म, ओवर ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू और ऑर्गन, सो वो आता है नियोप्लाज्म में। तो उसके बाद आ जाएगा सेल डीजनरेशन की साइटोप्लाज्मिक लेवल। न्यूक्लियस को कोई हार्म नहीं हो रहा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक लेवल पे ऑर्गेनेलिज हैं या साइटोप्लाज्म का फ्लूइड है वो कम हो रहा है। तो इसमें क्या रहता है वट फॉर कॉमन कोज रहते हैं। एट्रोफी, अगर सेल का साइज़ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस केस में न्यूक्लियस वैसा ही है, तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आते रहते हैं। तो इट इज़ नॉट अ टर्म फॉर योर रिमेंबर। सो इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू रिमेंबर सेल डिजनरेशन की न्यूक्लियस में कोई फ़र्क नहीं है, साइटोप्लाज्मिक लेवल पर जो डिजनरेशन हो रही है। तो स्टेम सेल्स इज इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर, सो लेट्स लर्न अबाउट इट। सो व्हाट इज स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स की यहाँ पर आप यू हैव टू गेट एन एग्जांपल कि ये जो मान लो कि एक पेड़ लगा हुआ है ना,
तो अगर ज़मीन पर एक पेड़ लगा हुआ है तो इसके नीचे ये स्टेम्स होती हैं। तो अगर आप पेड़ को ऊपर से कट भी कर दो ना, कुछ टाइम के बाद ये जो स्टेम्स होती हैं ना, इसमें से नया पेड़ जो है उग जाएगा। तो बिकॉज ये स्टेम्स आर प्रेजेंट, सो लाइक दैट स्टेम सेल्स वो प्राइमरी सेल्स हैं जो कैपेबल हैं अपने आप को डिवीजन के थ्रू एक स्पेशलाइज्ड सेल द्वारा बनाने में। तो वो स्टेम सेल्स हैं। तो स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मतलब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो से मिल सकते हैं हमें, अम्बलाइकल कोड यानी कि प्लेसेंटा से मिल सकते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स हमें बोन मैरो मिलते हैं। एडवांटेज क्या है? वो बोन मैरो में आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट में यूज़ हो रहे हैं कैंसर, ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक थे जो हमने वीडियो बना के डिटेल में पढ़ने हैं। एक तो वो रहेगा कि इन जो ऑर्गेनेलिज मैंने आपको पढ़ाई है ना, अकेली ऑर्गेनेलिज का फंक्शन और अकेली ऑर्गेनेलिज की वीडियोस पड़ेगी इन डिटेल कि वो फंक्शन कैसे करती है। ओके, और डीएनए की डिटेल वीडियो डाली जाएगी, एक डीएनए क्या है, कैसा होता है इसके, है ना, इसकी डिटेल वीडियो डाली जाएगी। और इसके बाद जो डीएनए से आरएनए बन रहा है और उसके बाद ट्रांसलेशन हो रही है, तो उसकी भी वीडियो डाली जाएगी हमारे चैनल पे। तो ये था सारा चैप्टर सेल के बारे में। तो आपको एक ही वीडियो में सारे चैप्टर का मतलब यू नो व्हाट यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम दिस वीडियो। तो मतलब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में पढ़ाया गया है कि जिससे आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ पढ़ा जाए। यू कैन यू नो इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीडियो फॉर योर कन्वीनियंस। तो मेरी तरफ से ये सारा क्लियर है। तो ये जो आपको मेन की पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं इस वीडियो में, दैट आर इनफ फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर यू नो इनिशिएशन ऑफ योर नॉलेज। तो उसके बाद जितना डीप में जाओ तो नॉलेज तो कभी ख़त्म नहीं होती, ये तो पूरा समुंदर है जिसके किसी भी एक टॉपिक के बारे में जितना मर्जी वास्ट पढ़ लो, रिसर्च पेपर उठा लो। तो सो होप फॉर कि आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो। तो अगर अच्छी लगी हो और ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम आते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। और यू कैन चेक अवर शॉर्ट्स वीडियो पर जाके आपको अगर शॉर्ट्स में वीडियो देखनी है आप वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनेगी हमारे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई टॉपिक के बारे में नहीं समझ आया, इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ आया, उसका आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप हमें डीएम भी कर सकते हो, इसमें व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। और अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप ड्राइव से जाकर ये सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर।